हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फाइनली जिस भर्ती का काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा था, उस भर्ती का विज्ञप्ति रिसेंटली जारी कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूचना सहायक भर्ती को लेके, इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट भर्ती को लेके। तो दोस्तों, फर्स्टली तो पहले स्वागत है आप लोगों का दिव्यांश सैनी एकेडमी में। आज इस भर्ती को लेके हम डिटेल में बात करेंगे। आपके छोटे से जो छोटे डाउट है वो भी हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में आ सकता है। यानी हम सिलेबस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अपना प्यार जाहिर करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यदि बात करें सूचना सहायक भर्ती को लेकर, तो इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाली है ना दोस्तों, वो रहने वाली 2730, ठीक है। एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी काफ़ी सही है। 2730 पोस्ट है, जिसमें से जो नॉन टीएसपी क्षेत्र की जो पोस्ट है वो है 2415, यानी 2415 पोस्ट नॉन टीएसपी क्षेत्र की है और टीएसपी क्षेत्र की पोस्ट है 315। यदि मैं बात करूं परीक्षा शुल्क को लेके, जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनकी जो फीस है वो रहने वाली है 450 रुपीज। और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आता है ना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनकी फीस रहने वाली 350 रुपीज। और बात करें जो स्पेशल एबल्ड लोग हैं और एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं, उनकी फीस रहने वाली है यहाँ पे 250 रुपीज ओनली। और हाँ, साथ के साथ जिन बच्चों की आय 2.50 लाख से कम है, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है, ऐसे स्टूडेंट्स वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और उनकी एग्जाम फीस रहने वाली 250 रुपीज। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आई होप टोटल पोस्ट से लेकर आपको कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जो एज लिमिट है ना वो है 21 टू 40 एज लिमिट है। बाकी हाँ, आप एक बार चेक कर सकते हैं अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बाकी हाँ, 21 टू 40 यहाँ पे एज लिमिट है। बाकी आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और एग्जाम फीस क्या रहने वाली है ये भी मैंने आपको बता दी है। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेके। एलिजिबिलिटी को लेके काफी डाउट रहता है, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको 100% ट्राई करूंगा आपका ये डाउट दूर करने के लिए कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीसीए में कर रखा है, बीएससी आईटी में कर रखा है, चाहे बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रखा है या बीटेक ईसीई ब्रांच में कर रखा है, वो सभी लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और जिन लोगों ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, एमएससी में और एमटेक ब्रांच में, जो कि कंप्यूटर साइंस की, और एमटेक ईसी में कर रखा है, जी हाँ, वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और जिन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, ठीक है, 3 इयर्स का, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। बट जहां से आपने डिप्लोमा करा है, जिस भी पॉलिटेक्निक संस्थान से आपने डिप्लोमा करा है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सरकार ने इस बार एक नया पॉइंट और डाला है, जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, जो जिनके पास है ना कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग सहायक या डेटा प्रिपरेशन या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेट है ना, जिनके पास ये सर्टिफिकेट है, वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, यदि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग सहायक, डेटा प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपके पास सर्टिफिकेट है, लिया है आपने, और जिस व्यावसायिक प्रशिक्षण के स्कीम के थ्रू लिया है, वो राज्य परिषद के अधीन होनी चाहिए। और हाँ, साथ के साथ आपका ग्रेजुएशन भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बात करें ओ लेवल को लेके, इसमें भी बहुत से बच्चों के डाउट रहते हैं। यदि आपका ओ लेवल कंप्लीट है, बट हाँ, ये इंडियन गवर्नमेंट के नियंत्रणाधीन होना चाहिए और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या डीओईएससीसी के द्वारा आपने किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस को लेके। देखिए, आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज शामिल की गई है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए जो एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सी, कि सी लैंग्वेज किसने बनाई, डेनिस रिची ने बनाई, 1972 में बनाई, कहाँ बनाई, AT&T बेल लैबोरेटरीज में। और सी के क्या फीचर्स है,
आपको सारे क्लियर होने चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है सी लैंग्वेज में, कांस्टेंट क्या होता है, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटर्स का क्या रोल है, ऑपरेंड का क्या रोल है, ठीक है, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लेटर इफ एल्स, लूप की बात करें तो फॉर वाइल, डू वाइल और स्विच केस स्टेटमेंट, इससे इनके आपके प्रॉपर नोट आपके पास होने चाहिए। और हाँ, आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में इन सवाल से रिलेटेड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको दे दिया जाता है और आपको बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट। तो मैं तो ये बोलता हूँ पहले आप अपने थ्योरी नोट्स तैयार कीजिए, साथ ही साथ थ्योरी नोट्स को पढ़ते वक्त इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कीजिए, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इससे आपका थ्योरी पार्ट तो मजबूत होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका कोडिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट भी, इसमें कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी आपको पढ़ना है, पॉइंटर्स, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारा आपको सी लैंग्वेज में पढ़ना है। ठीक है, ये कोर टॉपिक्स तो आपको क्लियर होनी चाहिए सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट में बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेके, तो देखिए इसमें जो टॉपिक्स रहते हैं एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, फ्रेंड, फंक्शन, ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए, इनके प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ इनके एमसीक्यूज भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है, डिस्ट्रक्टर का क्या रोल है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलॉट होती है, डिस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट की मेमोरी डीएलोकेट होती है। फ्रेंड फंक्शन का क्या रोल है, जैसे प्राइवेट जो फंक्शंस, प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं फंक्शंस, आप उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर को आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो उनको एक्सेस करने के लिए अपने पास एक फंक्शन होता है, फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपके पास नोट्स होने चाहिए, साथ ही साथ आप इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। ठीक है, ये रहेगा आपका उप्स का पार्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का पार्ट। फिर अपने पास आता है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या बताया गया है कि देखो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम और डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए, आप इनको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, एल्गोरिथम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम दैट्स रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज आर कॉल्ड एल्गोरिथम। यानी किस एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, कंप्लीट कोड नहीं होता है, ये क्या होता है, कोड सॉल्यूशन होता है किसी भी एक प्रॉब्लम का। ठीक है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ये आपको पता होनी चाहिए। एल्गोरिथम को अपन देखो दो तरीकों से डिफाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सूडो कोड, एक फ्लो चार्ट। तो सूडो कोड के थ्रू कैसे करेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें आईडीज को लेके, देखो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके नोट्स भी प्रॉपर बने होने चाहिए दोस्तों इसके, और साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करो जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। ये अपन बात कर रहे हैं आपके सिलेबस को लेके, आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है ना उसको लेके। अब बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, मदरबोर्ड, एसएसडी, एचडीडी। देखो ये जो सिलेबस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, ये भी आप पूरा कवर करके चलना। ठीक है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये टॉपिक्स तो आपको सारे कवर करने हैं। इसके अलावा आप और भी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं जो लगता है आपको इम्पोर्टेंट है, बट मेनली आपको ये तो कवर करके ही चलना है। ठीक है, देखिए अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड, जितने भी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, आप इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, चाहे वो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो या नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो, आपको आनी चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डेडलॉक्स। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने वे, तो जैसे क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, उसके क्या सॉल्विंग वेज है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, सॉल्विंग ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वो आप, ठीक है, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इन टॉपिक्स को लेके, देखिए जो आपका आरएससीआईटी का एग्जाम होता है ना, तो उसके लिए जो आपको बुक प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जो बुक मार्केट में अवेलेबल है,
एक बेस्ट बुक, आप उससे इनकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए आप इनके थ्योरी नोट्स तो पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, बट साथ के साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करते रहिए, जिससे आजकल क्या है, हर ऑफिस में इन पे तो वर्क होता ही होता है, तो आपको इन पे वर्क बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, चाहे एमएस वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटेशनल मैथ्स के ऊपर। देखो डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। जैसे भी कंप्यूटर अनुदेशक में भी आपके देखने को मिलते क्वेश्चन, डिजिटल डेटा वर्सेस एनालॉग डेटा, ठीक है। बाइनरी नंबर्स क्या होता है, डेसिमल्स क्या होता है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या होता है, इनके कन्वर्जन, जैसे बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, सेम एज बाइनरी को ऑक्टल में, तो ये आपको आना चाहिए। साथ के साथ आपको ऑपरेशंस भी आने चाहिए, जैसे टू बाइनरी नंबर्स को आप कैसे ऐड करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो ये सब ठीक है। इसमें आपका डेटा प्रोसेसिंग पार्ट भी इंक्लूड किया गया है और कंसेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप भी इंक्लूड किया गया है। नेटवर्क्स की बात करूं तो नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है, नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास जो बनते हैं आप वो पढ़िए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क टोपोलॉजीज यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोड्स ये भी आपको आना चाहिए, और इसमें हाँ एक टीसीपी आईपी मॉडल भी आप पढ़ना, टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है आपके टीसीपी आईपी से, टीसीपी आईपी भी आप इसमें इंक्लूड करके रखिए। जितने भी प्रोटोकॉल्स है ना, एचटीटीपी प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट रहेगा आपके कंप्यूटेशनल मैथ्स और कंप्यूटर नेटवर्क का। यदि आगे बात करें अपन, फिर आपके पता है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। देखिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में जो आपको कोर पढ़ना है ना, जो मेन टॉपिक्स है वो तो देखो, आपको थ्रेड्स क्या होता है, मेलवेयर, एंटीवायरस, स्पैम, वायरसेस क्या होते हैं, वायरस भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस क्या होता है, हैकर्स एंड क्रैकर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आप इस टॉपिक में ये टॉपिक्स तो जरूर कवर कीजिएगा ओके। इसी बात करें अदर्स की, देखिए ऑफलाइन मैसेज एंड ऑनलाइन मैसेज क्या होती है, डब्ल्यू क्या होता है, ब्राउजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। एचटीएमएल टूल्स, आपको ये एचटीएमएल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एचटीएमएल के बेसिकली, एचटीएमएल एक बेसिक मार्कअप लैंग्वेज, तो आप इसको पूरा ही कवर कर लीजिएगा। तो ठीक है, वॉइस मेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, ये भी आप पढ़ना, ठीक है। तो अदर्स में आपके ये टॉपिक रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी अपने जो बात करी है ना, ये अपन ने आपका जो कंप्यूटर का कोर सिलेबस है ना उसके ऊपर बात करिए। अब अपन बात करते हैं आपके रीजनिंग के ऊपर। देखो रीजनिंग के यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आएगा लॉजिकल रीजनिंग से और एक आएगा एनालिटिकल रीजनिंग से। तो आपको ये दोनों पार्ट्स ही बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, आप इनके कंसेप्ट समझिए और डेली एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू लर्न रीजनिंग। और सबसे मेन बात ये है, आप इनका टेस्ट भी देते रहिए। जैसे आपको कोई टॉपिक क्लियर हो जाता है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप टेस्ट भी देते रहिए। अब बात करते हैं अपन फाइनली राजस्थान जीके के ऊपर। देखिए राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। साथ में जैसे सांस्कृतिक, धर्म, मेले, ये भी आपको पढ़ना है। अब बात करूँ करंट अफेयर्स की, देखो राजस्थान की जितने भी करंट अफेयर्स है वो पढ़ना, बट उसमें भी यदि मेन आपको लगे ना, जो आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो ज़रूर पढ़ना है आपको, यानी आईटी से रिलेटेड करंट अफेयर आपको पढ़ने ही पढ़ने, ठीक है। एप्टीट्यूड भी आपके एग्जाम में शामिल है। अब मैं बात करूँ परीक्षा स्कीम को लेकर, तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका लिखित परीक्षा है और टाइपिंग टेस्ट है। लिखित परीक्षा जो आपकी होने वाली है दोस्तों, उसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स है 100। अब यहाँ पे ना आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको डिटेल में किसी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ सकता है। तो दोनों तरीके से आपके पास जो है क्वेश्चंस पेपर आ सकते हैं, है ना। कोई भी पैटर्न आपके पास आ सकता है, या फिर हो सकता है दोनों ही पैटर्न आ जाए, एमसीक्यूज भी आ जाए या डिटेलिंग भी आ जाए क्वेश्चंस की। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, उसको आपको डिटेल में आंसर देना है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आपके पास जो टाइम लिमिट रहेगा वो ध्यान रखिएगा, 3 घंटे रहेगा, 3 घंटे। तो आप अपनी टाइमिंग पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा पेपर जब आप सॉल्व करें। दूसरी बात, अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, जो पेपर आएगा ना वो किसी कॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उस पैटर्न में आएगा, यानी जो भी एक सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है उसका जो पेपर होता है, ठीक है, एग्जाम पेपर हो, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपका पेपर आएगा। ये अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है। देखिए जो लोग रिटन टेस्ट को पास करेंगे वही लोग टाइपिंग टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आपको कोई भी अंक नहीं मिलेंगे, बट हाँ आपको हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। इसका आपका टेस्ट होगा, दोनों टाइपिंग के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपने सिलेबस भी डिटेल में देख लिया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो भी हमारे वीडियोस आने वाले हैं उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप हमारे चैनल और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर्स मिलना बहुत